म्यूकोसा के ठीक पीछे यहाँ जो है ये लिम्फोइड ऑर्गन जो है माल्ट के फॉर्म में ये हैं कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन हो, कोई भी अगर जो है कोई भी फॉरेन बॉडीज जो कि एक पोटेंशियल डेंजर हो सकती है उसको पकड़ो और ट्रैप करो। पहले तो म्यूकस मेम्ब्रेन ही उसे ट्रैप कर लेती कि अंदर न जाए। जैसे ये कुछ ऐसे समझो ना आप कि इम्यून सिस्टम को जब आप समझते हैं ना तो एक कंट्री के डिफेंस के फॉर्म में समझिए। जैसे एक कंट्री का डिफेंस सिस्टम होता है वैसे आप इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे एक कंट्री का डिफेंस सिस्टम होता है तो एक कंट्री को, जैसे कोई कंट्री है तो कंट्री के चारों ओर आपने क्या लगा रखी है कि ये जो है कंट्री है इसके चारों तरफ आपने फेंसिंग कर रखी है, ठीक है। बट फेंसिंग आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तब तो कंट्री आइसोलेटेड हो जाएगा ना कि कोई अंदर आ नहीं सकता, कोई बाहर जा नहीं सकता। तो हमें कुछ न कुछ कम्युनिकेट करना पड़ता है बाहर की दुनिया से। तो वो कम्युनिकेशन कैसे है? या तो पोर्ट के थ्रू है जहाँ से पानी के जहाज आते जाते हैं, या तो एयरवेज के थ्रू है जहाँ से एरोप्लेन्स हवाई जहाज आते जाते हैं, एयर ट्रैफिक आता जाता है, या फिर रोडवेज है जहाँ से रोड के थ्रू, रेल के थ्रू जो है चीज़ें कनेक्टेड है। समझ में आई बात है? तो ये हमारा इसेंशियल कनेक्शन है कंट्री के केस में। तो अगर आप फुल सिक्योरिटी करेंगे तो बाकी जगह हो सकता है वो कटीले वायर लगा दें, जो वायर हम लगाते हैं कि पूरे जो है कंट्री के चारों ओर आपने कटीले वायर लगा दिए। अब सिर्फ वायर किसी जो है फॉरेनर को नहीं रोकता है ना। कोई जो फॉरेनर जिसका इंटेंशन अच्छा ना हो, ऐसा नहीं कि हम अपने कंट्री में बाहरी लोगों को नहीं आने देते हैं, बस वैलिड लोगों को आने देते हैं। जैसे आप किसी बाहरी को आने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अगर बाहरी आना चाहता है तो आए, लेकिन वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ आए। जैसे बहुत सारे फॉरेनर आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, जो वर्कर आते हैं, बहुत सारे रोल में आते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन लेके आते हैं और हमें पता होता है इनसे कोई पोटेंशियल थ्रेट नहीं है, इनसे कोई पोटेंशियल डेंजर नहीं है, तो हम उनके मूवमेंट को अलाउ करते हैं। अब उनका मूवमेंट कैसे होता है? या तो एयरवेज, या तो वाटरवेज, या तो रेलवेज, या तो रोडवेज, इसके थ्रू ही वो आते हैं। इसके अलावा जो कोई इन्फिल्ट्रेट करता है, कहीं पे इन वायर को तोड़ के अंदर घुसता है, तो फिर हम उसे इल्लीगल माइग्रेंट बोलते हैं। और अगर वो हमें मिल जाता है तो उसे पकड़ने के लिए हमने जो है कई सारे हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम बने हुए हैं, मतलब कंट्री में डिफेंस सिस्टम बने हुए हैं कि उसको पकड़ो, उसे ढूंढो और उसे डिटेन करो, क्योंकि वो इस तरीके से नहीं घूम सकता है। तो जैसे हमारे कंट्री में आने के लिए ये सब मजबूरियां हैं, वैसे हमारे बॉडी में मजबूरियां हैं। जैसे जो खाना है ना, जो ज़्यादातर फूड मटेरियल खाते हैं वो भी फॉरेन चीज़ है। जब मैं फॉरेनर की बात कर रहा हूँ ना कि फॉरेन एलिमेंट, तो इम्यून सिस्टम के लिए जो आप अंडे को खा रहे हैं तो अंडे का जो प्रोटीन है वो भी फॉरेनर है, बट वो वैलिड है कि वो न्यूट्रिएंट है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे पास होने देता है, कोई बात नहीं, इसे जाने दो, ठीक है। तो वो कैसे आएगा? फीकल ओरल रूट से, ऐसे ही ट्यूब से गुजरेगा ना। तो डाइजेशन के बाद क्या होता है, इस ट्यूब से इसका एब्जॉर्प्शन होता है किसमें? ब्लड में। ब्लड हमारे बॉडी के हाईवे की तरह है। तो अगर एक बार किसी ने बॉर्डर क्रॉस करके हाईवे पे आ गया तो वो तो कंट्री में कहीं जा सकता है ना। तो इस वजह से कोई हाईवे को क्रॉस करके, बॉर्डर को क्रॉस करके हाईवे पे आए, उससे पहले यहाँ हमने चेक पोस्ट माल्ट के फार्म में बैठा रखे हैं कि एक बार चेक कर लो कि वो वैलिड है या नहीं है। देखो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जैसे आपने टाइफाइड पढ़ा, तो टाइफाइड के बैक्टीरिया को ऐसा थोड़े कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहता है ठीक है जाओ, ठीक है, क्योंकि वहाँ से जाने के लिए जब वो बैक्टीरिया कोशिश करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो हमें इन्फॉर्म कर देता है, जो हमें टाइफाइड फीवर होता है। फीवर का मतलब होता है हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम में अलार्म। जैसे जब कोई डिफेंस सिस्टम टूटता है, कहीं भी कोई डिफेंस सिस्टम अगर टूट गया, अगर कहीं पे जो है कहीं पे डिफेंस की लाइन टूट गई
तो एक अलार्म, वार्निंग के लिए एक अलार्म जो है वो बजाया जाता है। वैसे हमारे बॉडी में जो ही कोई भी डिफेंस जो है, किसी भी तरीके का डिफेंस, ये जितना आपको बताए, अगर ये टूटता है तो हमारे बॉडी का अलार्म एक्टिव हो जाता है, और वो अलार्म होता है फीवर और इन्फ्लामेशन के फॉर्म में। अभी मैं उनको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा उसे। अभी जस्ट आपको बता रहा था ये माल्ट का क्या रोल है। तो हमारे जो एयर ट्रैफिक है, यानी जो ट्रैकिया है उसमें भी ये लगा हुआ है, जो नेजल चैम्बर है इसमें भी लगा हुआ, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, जो यूरिनरी सिस्टम उसमें भी लगा है, जो जेनाइटल सिस्टम उसमें भी लगा है। यही वो रास्ते हैं जिनसे चीज़ें निकलती हैं या चीज़ें अंदर आती हैं, और इन रास्तों से बहुत खतरा होता है कि कोई जो है बाहरी आ जाए। जैसे आपकी कंट्री में कोई टेररिस्ट या कोई फॉरेन एलिमेंट, इलीगल माइग्रेंट कैसे आता है? वो या तो वाटर बेस से आता है, क्योंकि उससे पानी की जहाज़ आते हैं, उसमें छुप के चला आता है, या एयर बेस से आ गया। तो आप देखो ना, एयरपोर्ट पे कस्टम वाले होते हैं, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी होती, कस्टम क्लियरेंस करना पड़ता है कि कौन आ रहा है, उसको पूरा उसका डिटेल बताओ। ऐसे पोर्ट पे भी कस्टम को बैठाया जाता है। ऐसे बॉर्डर पे चेक पोस्ट होते हैं, वहाँ भी कस्टम होते हैं, वो भी चेक करते हैं, चाहे वो बॉर्डर रेलवे से हो चाहे रोडवेज से हो। तो जो ओपन बॉर्डर वाले एरिया है, जो हमारे चेक पॉइंट हैं, उन चेक पॉइंट से कोई आ रहा कि नहीं आ रहा, इस बात को रोकना। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे बॉडी में ये, जिससे फूड और वाटर आपको डेली लेना है, तो बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। जैसे आपने देखा ना कि हमारे बहुत सारा जो आपको डिसेंट्री होता है, जो आपको डायरिया होता है, जो आपको कॉलरा होता है, ये सब किस रूट को यूज करते हैं? ये आपके यही फीकल ओरल रूट को यूज करते हैं, और इसका फ़ायदा उठा के बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो आपको निमोनिया हो रहा है, टीबी हो रहा है, ये किसको, एयर यूज कर रहे हैं और आपके बॉडी में चले जा रहे हैं। इसी तरीके से आपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ रखा है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करने वाली डिजीज के बारे में पढ़ रखा है। तो ये ट्रैक्ट क्यों इन्फेक्टेड हो जाते हैं? क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे कोई चीज़ अंदर आ सकती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि माल्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों। हमारे बॉडी में जितना लिम्फॉइड टिश्यू, उसका 50% माल्ट में लगा है। जैसे सारी आर्मी कहाँ रखी जाती है? बॉर्डर के आसपास। जो कैंटोनमेंट बनाए जाते हैं, जो कैंट एरिया बनाया जाता है, वो कहाँ बनाया जाता है? ताकि वहाँ से डिप्लॉयमेंट आसान हो बॉर्डर तक पहुँचाने के। तो हमने भी अपनी सारी रिजर्व फोर्स रखी है। जैसे देखो, बॉर्डर पे क्या होता है कि पहले एक लाइन फेंसिंग की है, फिजिकल बैरियर आपने लगाया है, उसके पीछे जो है कुछ लोग होते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, जैसे बीएसएफ की फोर्स है ना, और डिफरेंट फोर्स है, आईटीबीपी है। तो इसका काम क्या है कि अगर कोई इस फिजिकल फेंसिंग को तोड़ेगा तो सबसे पहले वो उसे रोकेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से है कि सारे जो आपके अंदर जो आने के रास्ते हैं, उसके ठीक पीछे ये सिक्योरिटी फोर्सेस खड़े हैं कि यहाँ से कोई जाए तो उसे हम न्यूट्रलाइज कर दें। पहला कोशिश तो ये होती है। लेकिन इम्यून सिस्टम में एक बात आपको ध्यान रखना है कि हम कहानी का एक वर्जन अभी सुन रहे हैं। अब मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे, तो मैं इसे हटा रहा हूँ, क्योंकि अभी बाकी चीज़ें आपको बतानी है तो उनको फिर ले आएंगे। ठीक है, जैसे देखो कि एक बात, इस कहानी को इस तरीके से समझो, मैं इसे एक थोड़ा स्टोरी का फॉर्म दे रहा हूँ ताकि ये बात आपको थोड़े अच्छे से समझ में आ जाए, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ जाएं, इसलिए मैं इसे एक स्टोरी के फॉर्मेट में ला रहा हूँ। जैसे देखो कि इम्यून सिस्टम का काम क्या? सिक्योरिटी, आपके बॉडी की सिक्योरिटी, डिफेंस का काम है। किसके अगेंस्ट डिफेंस का काम है? जो फॉरेनर हैं उनके अगेंस्ट। एक बार ये सब थोड़ा क्लियर कर दें, ये जो टर्मिनोलॉजी है देख लो। देखो, बॉडी के लिए कुछ चीज़ें फॉरेन एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जो फॉरेन एलिमेंट है वो बॉडी का पार्ट नहीं है। ये फॉरेन एलिमेंट एक एंटीजन हो सकता है, ठीक है। अभी मैं इन्हें अलग अलग बताऊंगा, ठीक है। एक माइक्रोब हो सकता है,
एक पैथोजेन हो सकता है, एक एलर्जेन हो सकता है। ठीक है, इनका मतलब क्या है? एंटीजेन का मतलब ये होता है कि जो बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। जब कोई एंटीजेन आएगा तो इसकी वजह से बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। जनरली ये एंटीजेन जो हैं ये सरफेस प्रोटीन होती हैं, ये सरफेस प्रोटीन होती हैं और ये कॉन्जुगेटेड नेचर की होती हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो आपने बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा होगा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब क्या होता है? जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन जिसमें ग्लाइकस का मतलब शुगर और प्रोटीन का एसोसिएशन है। जैसे कोई भी जो सेल है इसकी ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को अगर आप बड़ा करके ऐसे देखो तो लिपिड बाइलेयर होती है और लिपिड बाइलेयर के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से एक्सट्रिंसिक जो है और इंट्रिंसिक इस तरीके से प्रोटीन लगे होते हैं। अब इन प्रोटीन के ऊपर इस तरीके से ये ग्लाइकस, ये शुगर लगे होते हैं, तो ये इनको हम बोलते हैं सरफेस प्रोटीन। तो ये जो सरफेस प्रोटीन है, कोई भी जो अगर मान लो कि ये कोई माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स में सारे आ जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, सब जो है जो माइक्रोस्कोपिक है वो माइक्रोब है। ठीक है, तो उसमें अगर इस टाइप का कोई भी सरफेस प्रोटीन है तो वो सरफेस प्रोटीन क्या करता है? इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है और ये इसके लिए एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। ये फॉरेन एलिमेंट होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि बॉडी सेल्फ के लिए नहीं बनाती है। इस टॉपिक को हम बोलते हैं ना हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, हिस्टोस का मतलब टिश्यू होता है, कंपैटिबल का मतलब होता है राइट टाइप, मैचिंग टाइप। जैसे बॉडी की ही ये आरबीसी की सेल है, तो आरबीसी की सेल में भी यहाँ पे सरफेस प्रोटीन होगी। समझे इस बात को? यहाँ पे इसकी भी सरफेस प्रोटीन होगी, लेकिन ये बॉडी का इम्यून सिस्टम ये डिफरेंशिएट कर सकता है कि ये बॉडी का सेल्फ है और ये जो है नॉन सेल्फ है या ये फॉरेनर है। समझे इस बात को? तो इसके बीच में ये डिफरेंशिएट कर सकता है। तो ये एंटीजन की तरह काम नहीं करता है, जबकि ये एंटीजन की तरह काम करता है। तो एक्चुअल में कोई चीज़ एंटीजन है कि नहीं, इस बात का पता तभी चलेगा जब उसे आप बॉडी में डालेंगे और बॉडी से इम्यून रिस्पांस आएगा तब। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एंटीजन हो, ठीक है, जब तक कि उसे टेस्ट न किया गया। माइक्रोब्स का मतलब जो माइक्रोस्कोपिक्स हों। तो माइक्रोस्कोपिक क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को आप देखो कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। इसमें सारे डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोस्कोपिक नेचर के हैं, जैसे इसमें वायरस भी आ सकता है जो कि पूरी तरीके से लिविंग नहीं है। इसमें जो है इसमें माइकोप्लाज्मा भी आ सकती हैं जिनसे टीबी होता है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया आ सकती है। इसके अलावा इसमें फंजाई आ सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के हेलमिंथीस आ सकते हैं, जो वर्म हैं उनके लार्वा आ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब को हम माइक्रोब्स कहते हैं। इन सब माइक्रोब के सेल की जो इनकी स्ट्रक्चर है बायोलॉजिकल, उनमें कहीं न कहीं सरफेस प्रोटीन होती है। तो जनरली हर माइक्रोब्स के अंदर एंटीजन होता है, इसलिए जब कोई माइक्रोब बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। पैथोजन क्या है? पैथोजन का मतलब जो डिजीज कॉजिंग है। हर माइक्रोब डिजीज कॉजिंग नहीं है। जैसे इश्चेरिचिया कोली, इश्चेरिचिया कोलाई जो है ये आपके कोलन में रहती है, तो ये एक जो है ये एक माइक्रोब है, बट ये पैथोजन नहीं है। माइक्रोब जो डिजीज कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं, उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं पैथोजन, यानी जो डिजीज कॉज करें। ठीक है, तो जो ऐसे होते हैं जो वायरुलेंट नेचर के होते हैं
जो बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं उनके लिए हम वर्ड का यूज करते हैं पैथोजन। एक और चीज़ है, देखो यहाँ छूट रहा है टॉक्सिन्स, एक और चीज़ है पाइरोजन। देखो अब एलर्जेन क्या है? एलर्जेन जो है ये या तो कोई एंटीजन होता है या कोई केमिकल और फिजिकल स्टिमुलस होता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे फिजिकल स्टिमुलस जैसे कोल्डनेस, हॉटनेस, ये सब चीज़ें जो बॉडी में एलर्जिक रिस्पांस क्रिएट करता है। अब एलर्जिक रिस्पांस क्या होता है, किस चीज़ को हम बोलते हैं एलर्जिक रिस्पांस? एलर्जिक रिस्पांस का मतलब होता है ना कि ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को हाइपर सेंसिटिविटी मिलाता है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के हाइपर सेंसिटाइज करता है। इसमें मेनली दो चीज़ होती है। देखो इसमें जो है एलर्जिक रिस्पांस में बहुत सारा हिस्टामिन रिलीज होता है। अब याद करिए कि हिस्टामिन किस चीज़ से रिलीज होता है, तो आप उसे बोलते थे बेसोफिल, ठीक है, या इसी को हम टिश्यू में बोलते हैं मास्ट सेल, ठीक है। अगर टिश्यू के अंदर है तो मास्ट सेल, अगर ब्लड के अंदर है बेसोफिल। तो बहुत सारा हिस्टामिन रिलीज होता है और हिस्टामिन की वजह से यहाँ जो है इन्फ्लामेशन आता है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन आता है और बहुत सारा म्यूकोसल जो है सिक्रीशन जो है बढ़ जाता है, म्यूकोसा में सिक्रीशंस बढ़ जाता है। तो अगर हिस्टामिन बहुत सारा बॉडी में है, हिस्टामिन रिलेटेड रिएक्शंस हैं और इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हैं और म्यूकोसल सिक्रेशंस अगर हो गए हैं या सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लामेशन हो गया है, एक्चुअल में इन्फ्लामेशन जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यू में होता है, तो उन सब को हम एक साथ बोलते हैं एलर्जी। एक्चुअल में बॉडी हाइपर सेंसिटिवाइज हो गई, ये हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शन शो करने लगी जबकि उसे उतना रिएक्ट नहीं करना था, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग समझाऊंगा अभी। टॉक्सिन्स, जितने ये माइक्रोब्स हैं, ये माइक्रोब्स चाहे वो बैक्टीरिया हो, जैसे ये कोई बैक्टीरिया है तो ये जब मेटाबॉलिज्म करती है तो मेटाबॉलिज्म के बाद ये वेस्ट मटेरियल बनाती है। इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है ये ह्यूमन बॉडी के लिए टॉक्सिक नेचर का होता है, इनको हम बोलते हैं टॉक्सिन्स, और इसी से हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे क्या प्रॉब्लम होता है, टाइफाइड का बैक्टीरिया अगर हमारे इंटेस्टाइन में है, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों जो है ई कोलाई तो हमारे इंटेस्टाइन में रहती है, एक टाइफाइड का बैक्टीरिया और रह लेगा, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? प्रॉब्लम ये है कि जब वो खाने पीने के बाद जो वो कचरा फैलाएगा, जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकालेगा, उसकी वजह से हमारे बॉडी में कुछ डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, डिसईज होने लगता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है। अब ये जो टॉक्सिन्स है ना, इन टॉक्सिन्स का ये बहुत अम्ब्रेला टर्म है। इस टॉक्सिन का नेचर ये हो सकता है कि ये एलर्जी क्रिएट करे, ये पैथोजेनिक हो और ये एंटीजन हो, मतलब कि ये एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस कर सकता है, इससे डिजीज होगी और इससे एलर्जी भी हो सकती है, इवन ये पायरोजेनिक भी हो सकता है। एक टॉक्सिन जो है हर इफेक्ट यहाँ शो करता है। पायरोजन का मतलब है जो चीज़ फीवर पैदा करता है, जिससे बॉडी में फीवर आता है उसको पायरोजन बोलते हैं। तो एक टॉक्सिन पायरोजेनिक नेचर का भी हो सकता है, तभी उसमें फीवर आएगा। वो एलर्जिक नेचर का हो सकता है, एलर्जेंस नेचर का हो सकता है तो एलर्जिक लाइक रिएक्शन होगा। वो पैथोजेनिक नेचर का हो सकता है, डिजीज होगी। वो एंटीजेनिक नेचर का हो सकता है तो एंटीबॉडीज रिएक्शंस होंगे। ये इतनी बातें आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो ये कुछ एक टर्म है जिन टर्म को हम बार बार यूज करेंगे। अब दूसरा एक टर्म है उसे मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा, ठीक है, इसे मैं अभी हटा रहा हूँ। देखो
जो एंटीजन एंटीबॉडीज है इनके साथ क्या है, एक चीज़ आप समझिए। जैसे मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है, ये कोई बैक्टीरिया है, पैथोजेन है, ठीक है। इस पैथोजेन को जैसा आपको समझाया कि इसकी सरफेस प्रोटीन पे, यहाँ जो इसकी सरफेस प्रोटीन है, इस सरफेस प्रोटीन पे इस तरीके से स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंटीजन नेचर। ये एंटीजन नेचर का सरफेस प्रोटीन है, ठीक है। अब हमारे बॉडी में जैसा आपको बताया मैंने कि डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं, तो आपको एंटीबॉडीज के बारे में एक उसका कॉमन अंडरस्टैंडिंग दिया गया है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं उसे H2L2 बोलते हैं। जैसे देखो, ये आपको एक एंटीबॉडीज का डायग्राम दिया गया है, ठीक है, एक कॉमन एंटीबॉडीज का। इस एंटीबॉडीज के डायग्राम में H2 का मतलब L2, हैवी चेन एंड लाइट चेन। जैसे ये एंटीबॉडीज का जो डायग्राम है, ये देखो कुछ ऐसा डायग्राम है। जैसे आप पढ़ते हो उसको एंजाइम्स को, तो एंजाइम में जैसे बाइंडिंग साइट्स होते हैं जिन्हें हम एक्टिव साइट्स बोलते हैं। 1 मिनट प्लीज़, थोड़ा डायग्राम मैं ड्रॉ कर लूँ। देखो ये लाइट चेन है, मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। ये हैवी चेन है, इनका जो है मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ऐसे जुड़े हुए हैं। अब इसको हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। यहाँ पे जो एंटीजन है वो इससे बाइंड हो जाता है। बाइंडिंग साइट का मतलब इनके बीच केमिकल्स बॉन्ड बनते हैं, केमिकल बॉन्ड बनते हैं। जैसे मान लो कि मैं दिखाता हूँ, एक बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है,